बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्विक चैप्टर रिव्यू और रिवीजन के सिलसिले को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम जिस चैप्टर को रिव्यू करने जा रहे हैं यह है चैप्टर नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये वो चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस मुख्तसर लेक्चर में मैं आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल चीजें भी कुछ बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो लेक्चर को एंड तक गौर से देखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और कोशिश करें कि इन चीजों को नोट करें। तो बगैर किसी ताखीर के हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर रिव्यू की जानिब। तो चैप्टर नंबर 14 है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसकी बोर्ड में अच्छी खासी अहमियत है। यहाँ से एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से करके आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। तो देखें जी, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो चीज है वो ये इसकी पहली लाइन सी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। At the same time, a changing magnetic field produces electric current। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेगी। ठीक है। दिस इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज वाइडली यूज्ड इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो ये जो इंटरप्ले है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। और ये दो एमसीक्यू ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसी तरह एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, याद रखिएगा वर्ड क्या है यहाँ पे, चेंजिंग। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, उसने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है। ओके। इसके बाद जी हम बात करते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब ये जो टॉपिक है यहां से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, आपको यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, ये याद रखिएगा। अब यहां पर हमें यह बात सिखाई गई है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है, आपने करंट की डायरेक्शन लेनी है कन्वेंशनल, ये बात याद रखिएगा। तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने चेक करना हो तो आप कंपस नीडल के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको आप चेक कर सकते हो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। अब जो कंपस नीडल होती है इसने हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये कंपस अपनी जो है ओरिएंटेशन सुइयों की वो चेंज करेगी, जिससे ये पता चलेगा कि भाईजान यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। तो ये देखें यहाँ पर ये एमसीक्यू है कि ऑल द कंपस नीडल्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ये एमसीक्यू आ सकता है। नाउ पास अ हैवी करंट थ्रू द वायर, इट विल सीन दैट नीडल विल रोटेट एंड सेट देमसेल्व्स टेंजेंशियल टू द सर्कल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन नीडल इज आल्सो रिवर्स्ड। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। ऐसा करंट थ्रू द वायर स्टॉप, ये देखें ये इंपॉर्टेंट बात है। करंट, अगर करंट स्टॉप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। यही एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो मकनातीसियत पैदा होनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड आनी है वो आनी है ड्यू टू करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। ओके। अब ये जो है ये कंक्लूजन है, ये आपको आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हम जो है करंट फ्लो करते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी आप बताएं कि वो किस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन द रीजन सराउंडिंग करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, ये याद रखिएगा, ये होती है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये एक बच्चे ने मुझे सवाल सेंड किया था, तो आपने याद रखना है कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है, ना तो ये पैरेलल होती है ना परपेंडिकुलर। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है। द लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर, देखें ये आगे बात, एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज द करंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर वोल्टेज नहीं आना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट पे डिपेंड करती है, इसका वोल्टेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और वैसे भी जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर एक फार्मूला होता है, ये भी आप नोट करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये फार्मूला है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और ये जो आर है ये सेंटर से डिस्टेंस होता है। ओके। तो ये आप याद रखिएगा कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ठीक है। जो जो आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। उसके बाद जी ये राइट हैंड रूल, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी।
तो ये राइट हैंड रूल से। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो, ये देखें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लॉकवाइज। तो ये आपने याद रखनी है, बात भूलनी नहीं है। ओके, उसके बाद ये जो आर्टिकल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ये लॉन्ग में आ सकता है, इससे रेलेवेंट एक एग्जाम्पल भी है, इससे रेलेवेंट जो है एक न्यूमेरिकल भी है। ओके, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब यहाँ पर जो याद रखनी है बात वो ये है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो राइट हैंड पाम रूल से निकलती है, कि जो थंब है, ये थंब है, ये शो करता है करंट की डायरेक्शन, ये फिंगर्स ये शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आपके पास पाम है, इस रुख पे पाम होगी, ये फोर्स शो करेगी। ठीक है जी, जिस रुख पे पाम है। अब यहां भी जो आपको चीज सिखाई गई है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो अपवर्ड है, करंट जो है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब आउट ऑफ द पेज है। ओके, तो यही वजह देखें जरा, व्हेन अ करंट इज पास द कॉपर रॉड फ्रॉम बैटरी, द रॉड मूव्स ऑन द रेल्स, द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ कंडक्टर आर शोन, इट कैन बी सीन दैट द फोर्स ऑन अ करंट इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स। ये याद रखना है कि फोर्स हमेशा प्रिपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के। क्यों? क्योंकि यहां पर है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखें कि हमेशा तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये जो फोर्स है ये प्रिपेंडिकुलर है लेंथ के, ये जो फोर्स है ये प्रिपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो फोर्स है ये प्रिपेंडिकुलर है किसके, बल्कि ये जो B है ये प्रिपेंडिकुलर है किसके, लेंथ के। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल होता है। ठीक है, उसके बाद जी ये डिपेंडेंस आ गई कि जी ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिटेल में लिख सकते हो, और एट द एंड इसका जो फार्मूला बन जाता है ये ILB साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स और MCQs में यहाँ से आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये देखें जी ये फार्मूला आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। तो हम कहते हैं जी मैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखें B इज इक्वल टू F, ये तब होता है जब आपके पास करंट 1 एम्पेयर हो, लेंथ 1 मीटर हो और एंगल 90 हो। तो देखें F इज इक्वल टू B, तो ये F इज इक्वल टू B की कंडीशन आ सकती है कि ये कब मुमकिन है। तो हम कहते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, उसे क्या बोलते हैं, दस B द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ये एक ही चीज के दो नाम है, और ये क्या है, ये F इज इक्वल टू B है, ये एक फोर्स है। अब यहां पर उसकी डेफिनेशन की गई है कि मैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो SI यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ला। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो टेस्ला है ये बराबर होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। ये इसका SI यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता होता है बोर्ड के अंदर। और उसके बाद 1 टेस्ला, ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन है, ये भी MCQ में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि 1 टेस्ला क्या होता है कि जब एक कंडक्टर के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे, जब उसके अंदर करंट 1 एम्पेयर फ्लो करे और उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर उसने बताया है कि ये किस तरह से आप राइट हैंड रूल से, या आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, राइट हैंड पाम रूल से आप उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालनी है। तो ये जो डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है कि करंट फ्लोइंग अवे, ठीक है, और क्रॉस का मतलब होता है करंट इन टू द पेज है। तो ये डॉट मतलब, अब देखें जरा गौर से, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की जानिब, करंट किधर है, करंट है बाहर की जानिब, आउट ऑफ द पेज। तो फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स लगेगी इस साइड पर, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल आप यूज कर लें, आप कोई भी यूज कर लें। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स। अब देखें गौर से, यहां पर बुक में लिखा हुआ है, यहां पर जरा इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन में क्या नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या जो करंट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डाउनवर्ड है। तो यहां पर सेम डायरेक्शन है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। और यहां पे देखें ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
तो यही वजह है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है और यहां पर वीक है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की जानिब एक फोर्स लगेगी। तो ये उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो। अब यहां से जो साइड इंफॉर्मेशन है उसको देखना है। ये है साइड इंफॉर्मेशन, डू यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 12 दफा आई हुई है। अब यहां पर क्या बात सिखाई गई है, यहां पर यह बात सिखाई गई है कि अगर दो कंडक्टर्स हों और उनके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो, ये देखें अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये एमसीक्यू है। अगर दो वायर्स में करंट हो तो फिर अट्रैक्शन रिपल्शन होती है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन। लेकिन अगर एमसीक्यू है कि दो पॉजिट्रॉन हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं, वो मूव कर रहे हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सिंगल चार्जेस हैं तो वो रिपल्शन करेंगे, सेम है, लेकिन अगर करंट है तो वो अट्रैक्शन करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। ये एग्जांपल है, ये एमसीक्यू में आ सकती है। यहाँ पर सिंपल इस फार्मूले की प्रैक्टिस करवाई गई है। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है जी। ये कंप्लीट पैकेज है, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सारा कुछ इसके अंदर है। यहाँ पर क्या चीज सिखाई गई है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ठीक है। तो यहां पर देखें जी, ये आपके पास जो है वही बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली के मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम फ्लक्स कब होता है, ठीक है, केसेस। और उसके बाद चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर है। अब इसका जो एसआई यूनिट है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो क्या होता है, वो होता है वेबर, भूलना नहीं है, ठीक है जी, ये एसआई यूनिट है। अब उसके बाद जो है आपके पास जो वेबर है ये किसके इक्वल होता है, तो आप देख सकते हो ये वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल भी होता है। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो वेबर है ये बनता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। थोड़ा सा अगर आप गौर से देखो तो न्यूटन मीटर होता है जाउल, तो जाउल पर एम्पेयर भी इसका यूनिट बनता है। ये हम पढ़ाते हैं एमडी कैट के अंदर, तो ये आपने यूनिट्स इसके याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये केसेस है कि भाई अगर एंगल 90 होगा तो फ्लक्स जो है वो 0 होता है, ये वो, तो ये आपने इसको देख लेना है गौर से, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, वो इसी फार्मूले से बनती है कि B इज इक्वल टू, हम कहते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो ये वही चीज बन जाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, टेस्ला के। अब फर्क क्या है, फर्क यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फ्लक्स डेंसिटी जो है ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये नहीं भूलना। इनके दरमियान डिफरेंशिएट आ सकता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। तो आपने दरमियान में लाइन लगानी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, दोनों के मैथमेटिकल फार्मूले, दोनों के यूनिट, उसके बाद टाइप ऑफ क्वांटिटी लिख देनी है कि फ्लक्स स्केलर है और फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर है। तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद बेटा जी ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये कैसे है। अब गौर से देखो, यहां पर उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है ये इस तरह से, और उसने कहा है कि एरिया जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लूप पड़ी हुई है, ये देखें ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जी इसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बिलफर्स इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है। अब ये जो लूप है ये पड़ी हुई है एक्स वाई प्लेन में, ये इसका एरिया। लेकिन हमें पता है कि एक होता है एरिया, एक होता है एरिया वेक्टर। अगर एरिया है आपके पास एक्स वाई प्लेन में तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो इसके हमेशा होता है प्रिपेंडिकुलर, हमेशा 90 डिग्री एंगल पर। याद रखिएगा कि ये प्लेन है तो इसका जो वेक्टर एरिया होता है वो हमेशा इसके नॉर्मल होता है, ये आपने भूलना नहीं है, ओके। तो यही वजह है कि यहां पर जो आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, दर हकीकत बच्चे पूछते हैं सर ये के कहां से आया, तो के इसलिए आया क्योंकि इसका जो वेक्टर एरिया है वो इस जेड एक्सिस में लाई कर रहा है, और जेड एक्सिस में हमें पता है कि अगर आपके पास ये जेड एक्सिस हो तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के, इसीलिए यहाँ पर के आ गया। फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या, डॉट का रूल ये है कि सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो के के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है नेगेटिव में, लेकिन हमें पता है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इस नेगेटिव साइन को हमने बाद में इग्नोर कर दिया है, ओके। ये बात भूलनी नहीं है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और ये एमडी कैट में भी आ सकती है। इसके बाद जी एम्पेयर्स लॉ, चैप्टर नंबर 14 से ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है
इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब 5 स्टार। सबसे ज़्यादा दफ़ा ये सवाल आया है बोर्ड के अंदर एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद इसकी डेरिवेशन जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है वो है परमिएबिलिटी, और इसकी वैल्यू है ये म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। तो अब इसका एक यूनिट और भी बनता है जो एमसीक्यू में आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे बनता है। ये देखें, ये है वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। इसको आप मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करो, बल्कि मीटर से आप इसको मीटर से मल्टीप्लाई भी करो, बल्कि मीटर स्क्वायर ही कर लें। चलें, इसको आप मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और मीटर स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर लें। ओके, तो देखें गौर से, ये है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल बनता है? टेस्ला के। तो ये बन गया टेस्ला, यहाँ पर ये बन गया मीटर, एक पावर माइनस हो गए, और ये बन गया पर एम्पेयर। तो याद रखना है कि जो म्यू नॉट है इसका यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पेयर भी हो सकता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता होता है, इसको भूलना नहीं आपने। ओके, उसके बाद ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की डेफिनेशन ये है, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल वायर। जब करंट पास होता है तो इट बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ये एमसीक्यू आया हुआ है। ओके, और फिर यहाँ पर डिटेल डेरिवेशन है। तो ये जो फार्मूला है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लास्ट पे है। और यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स, ये एग्जांपल आपने देख लेनी है, ठीक है। इसके अंदर ये वैसे बोर्ड में आ चुकी है, पास्ट पेपर में ये एग्जांपल आई हुई है, मुश्किल नहीं है। और ये मनोवन MD कैट में भी आ चुकी है, सेम यही स्टेटमेंट आई थी MD कैट के सवाल के अंदर। अच्छा, ये देखें जरा, ये भी डू यू नो, ये भी MCQs बनते हैं। द करंट लूप कैन इमेजिन टू बी अ फैंटम बार मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। करंट लूप इमेजिन टू बी अ फैंटम बार मैग्नेट, ये MCQ आ सकता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं कि अपोजिट पोल्स हैं तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है, सेम है तो यहाँ पर रिपेल्शन हो रही है। द फैंटम मैग्नेट इंक्लूडेड फॉर ईच लूप हेल्ड टू एक्सप्लेन द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द लूप्स। तो ये आपने याद रखना है कि सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब देखो यहाँ से एंटी टेस्ट में क्या सवाल आता है, सेम ये लूप्स बनी आ सकती हैं, ठीक है। अब देखें आप गौर से कि अगर इस तरह से ये लूप्स बनी हो कि जिनके अंदर करंट की जो है वो डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो हमें पता है यहाँ पे क्या होती है? अट्रैक्शन। और ये देखेंगे लूप्स, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो यहाँ पे क्या होती है? रिपल्शन। मिसाल के तौर पर एंटी टेस्ट में ये सवाल ऐसे आता है, ये देखें कि ये दो लूप्स हैं ऐसे, इनमें करंट की डायरेक्शन बिल्कुल ये देखें सेम है, ये आप देख सकते हो। ओके, सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या करेंगी? ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी। ओके, इन्होंने क्या करना है? आपस में अट्रैक्ट करना है। जिस तरह ये आप देख रहे हो, ये दो लूप्स, ठीक है। और अगर ये अपोजिट आए तो इन्होंने क्या करना है? रिपेल करना है। तो इस तरह का सवाल एंटी टेस्ट में भी आ सकता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लॉन्ग है। अब आप कहेंगे सर आप सारे सवाल ही लॉन्ग बताई जा रहे हैं। असल में चैप्टर 14 में लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि बच्चा कहता है सर आप बताएं लॉन्ग कौन सा आना है। तो इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग की बहुत ज़्यादा जो है, आप ये समझ लें कि सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता ये टॉपिक नहीं आ सकता। तो इसलिए आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये चैप्टर चॉइस पे छोड़ने वाला नहीं है, ना इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आप चॉइस पे छोड़ सकते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से करना है। यहाँ से जो MCQs बनते हैं वो बताता हूँ। ये वाली टोटल चार्ज इन द प्लेन ऑफ वायर, ये इन द प्लेन ऑफ वायर में आता होता है कि भाई टोटल चार्ज बताएं, ये भी पास पेपर में आ चुका है। फिर ये NAQV, ये है करंट, कि भाई करंट कितना फ्लो होता है एक प्लेन ऑफ वायर के अंदर। तो ये भी इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जी ये आपके सामने डिटेल डेरिवेशन है, ये आपने देख लेनी है। यहाँ पर जो आपको चीज़ सिखाई गई है वो यूनिट वेक्टर की है, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं। और यहाँ से हमें ये सिखाया गया कि अगर आपने वेक्टर लेना हो तो आप यूनिट वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो आप वेक्टर ले लोगे। तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स हुए हैं, ये अक्सर बच्चों को ये स्टेप समझ नहीं आते। तो इन स्टेप्स के अंदर यही चीज़ आपको समझाई गई है कि आप यूनिट वेक्टर से वेक्टर कैसे बना सकते हो, ठीक है। और जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, मिसाल के तौर पर ये लेंथ और वेलोसिटी, इनकी डायरेक्शन सेम है,
तो इनके यूनिट वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। तो इस डेरिवेशन में यही बात हुई है। फिर ये फार्मूला आ गया जी, इंपॉर्टेंट है, एफ इज इक्वल टू क्यू जो है वी क्रॉस बी। यहाँ भी देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मतलब ये भी तीनों आपस में क्या होंगे, प्रीपेंडिकुलर, मतलब फोर्स प्रीपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, फोर्स प्रीपेंडिकुलर है बी के, वी प्रीपेंडिकुलर है किसके, बी के। ओके, फिर यहाँ पर जनाब इंपॉर्टेंट तीन चीज़ क्या आती है कि भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव के लिए प्लस आएगा, नेगेटिव के लिए माइनस। मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ये याद रखना। अब ये आपने याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए आपने इस्तेमाल करना है राइट हैंड पाम रूल। ये मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये टॉपिक जो है ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। जो पहले 3-4 टॉपिक है ना उनके ऊपर डिटेल वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आपने ये लेक्चर डिटेल में देख लेना। क्योंकि अब मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत डिटेल में ये मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को लाजमी देखिएगा, आपके एंट्री टेस्ट के और एफएससी के कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो राइट हैंड पाम रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अगर नेगेटिव चार्ज है वहाँ मैंने इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, ठीक है, तो इसलिए वो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेफ्ट हैंड पाम रूल, ओके, तो इसको आपने देख लेना है। फिर यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है। ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स एलिमेंट ये बात याद रखनी है कि इसने सिर्फ डिफ्लेक्ट करवाना होता है, ये कोई वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आगे आएगा भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनाब इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। यहाँ पे सिंपल ये बताया हुआ है कि फोर्स मैक्सिमम कब होती है, फोर्स मिनिमम कब हो सकती है, ये वो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं आपको इस इक्वेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक्सेलरेट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, भूलना नहीं है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, उसका काम सिर्फ होता है उसको डिफ्लेक्ट करना। तो जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ एक लम्हे में ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स, तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ये मैं लिख भी देता हूँ कि ये है इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो आ सकता है, चार्ज टू मास रेशो। ये फिर आप कहेंगे सर आप सारी लोग बताई जा रहे हैं, लेकिन बेटा क्या करें, चीज़ें छोड़ने वाली हैं ही नहीं। ये टॉपिक मेरा ज़ाती तौर पर बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर मैं एक लेक्चर दूं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डोमेन बहुत वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं। और एंटी टेस्ट के तो आप समझ लेंगे, एंटी टेस्ट का मेरा वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स कि जिसके अंदर लातादाद क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। यहाँ पर भी आपने डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है, ये वाला, कि भाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई बंदा पूछ सकता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये सर्कल में क्यों मूव करता है। सर्कल में मूव करने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो फोर्स कहाँ से आएगी। तो आपने ये बताना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आती है। ओके, दोबारा सुन लें कि मैग्नेटिक फोर्स ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आती है, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू हो जाता है। ये आप देख भी रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। ये डायग्राम बनानी भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो पहला फार्मूला ये बनता है, ठीक है, E over m इज इक्वल टू V over BR। अब यहाँ जो V है ये है वेलोसिटी, और यहाँ जो R है ये है रेडियस। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आपके पास दो मसले हैं, ना आपको वेलोसिटी पता है ना आपको रेडियस पता है। तो यहाँ पर ये जो अगले पैराग्राफ्स हैं इनके अंदर यही एक्सप्लेन किया गया कि अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है V नॉट E के या V E के, वेयर V इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। कि आपने जब एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो आपने उसको कोई पोटेंशियल देना है। फिर यहाँ से 1/2 mv² इज इक्वल टू VE। ये आपकी बुक में सारा हुआ है मैथमेटिकल स्टेप्स, ये देखें। यहाँ से V की वैल्यू ली
और रेडियस कैसे निकलेगा, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस के हम एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं तो ये देखो, ये वाइट सा अपनी बुक पे देखना, ये एक सर्कल बना हुआ है, इसके नीचे क्या लगा होता है, नीचे इसके लगा होता है वर्नियर स्केल। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ पर कि भाई कितना रेडियस बनता है। तो रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ से ऐसे मालूम होती है, ये आपने देख लेना, यहाँ पर लाइन्स पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जब हम इसको सॉल्व करके वैल्यूज पुट करते हैं तो ये फाइनल इक्वेशन है। ये जो अब जो बड़ा v है ये है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये अक्सर बच्चे इस MCQ में गलती करते हैं, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक है, भूलना नहीं। वो जो छोटा v था वो वेलोसिटी का था। अच्छा, ये डिराइव करनी भी आ सकती है, मैं अक्सर बच्चों को ये डिराइव करना भी देता हूँ, जब मैं ये लॉन्ग नहीं देता तो मैं ये डिराइव करवाता हूँ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात आपने भूलनी नहीं है वो क्या है, आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर इक्वेशन का कोई एक पैरामीटर चेंज हो तो आंसर बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने भूलना नहीं है। ये जो चार्ज टू मास है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशो, ये इसका नाम होता है। अब स्पेसिफिक चार्ज रेशो जो है ये एक फिक्स क्वांटिटी है, ये नहीं बदलनी। मिसाल के तौर पर अगर मैं वोल्टेज डबल करूंगा ना तो चार्ज टू मास रेशो डबल नहीं होनी, वो वही रहनी है। वोल्टेज डबल करूंगा तो ये रेडियस अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि आंसर सेम रहेगा, ओके। तो ये इसके अंदर बात आपने भूलनी नहीं है। फिर ये देखें जी, ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स भी आपको MCQ में करनी है, प्रैक्टिस किया करें। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है कि जब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो इलेक्ट्रिक फोर्स की और ये दोनों आपस में क्या हो, प्रिपेंडिकुलर हो, क्या हो, ये बात याद रखनी है, प्रिपेंडिकुलर। तो देखें ये है QVB और ये है आपके पास QE। तो देखें ये Q से Q कट गया तो V किसके इक्वल आ गया, E/B के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता होता है कि E/B का यूनिट बताएं, तो याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड। अब जो चार्ज पार्टिकल है कोई भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसने एक सेम वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी। तो ये कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, अनडेविएटेड, ये देखें लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में से रेलेवेंट जो है, एक न्यूमेरिकल भी है, तो ये भी आपने कर लेना है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये भाई ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पिछले साल साहिवाल बोर्ड में यही आया है। तो जो मेरे साहिवाल बोर्ड के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनको मैं ये नसीहत करूंगा कि इस टॉपिक को दोबारा से देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि पिछले साल आ चुका है, पता नहीं है शायद इस बार भी आता ही नहीं आता। सबसे पहले जनाब CRO होता क्या है, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वेरी वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, ये भी MCQ में आता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि CRO से रेलेवेंट एक्सरसाइज में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ से जो कुछ भी आएगा वो कंसेप्चुअली आएगा, ठीक है। तो पहला सवाल क्या आ सकता है कि व्हाट इज CRO, राइट डाउन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। तो CRO क्या होती है आपको पता चल गया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो मैं यहाँ पर, ये इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स एज शोन। तो यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू QE, कि भाई ये इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन है जो लगती है जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, ओके। फिर ये जनाब इसकी जो है वो डायग्राम है आपके सामने, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या होता है, फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। बल्कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन तो नहीं होती, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये होता है, ये चार चीज़ें, ठीक है, फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और एक्सेलरेटिंग एनोड्स। फिर ये जो है ये डिफ्लेक्शन सिस्टम है। डिफ्लेक्शन सिस्टम में क्या होता है, एक्स और वाई प्लेट्स, और ये क्या है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है। तो ये MCQ आ सकता है डिस्प्ले सिस्टम कि भाई आपके पास CRO के मेजर कितने पार्ट्स हैं। तो मेजर पार्ट्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम और डिस्प्ले सिस्टम। फिर यहाँ से सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या होता है, तो ये मैं बता चुका हूँ, डिफ्लेक्शन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम। अब ये आपने देखनी है जरा, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। इट कैन डिस्प्ले ग्राफ्स ऑफ फंक्शन विच रैपिडली वेरी विद टाइम। तो जितनी भी AC क्वांटिटीज हैं वो फंक्शन ऑफ टाइम है। AC करंट, AC वोल्टेज क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम, कि ये अपने आप को टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इट इज कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बिकॉज इट ट्रेसेस द डिजायर्ड वेव फॉर्म विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको हम कैथोड रेज भी बोलते हैं। कि यहाँ पर जो पैटर्न बनना है दर हकीकत वो किससे बनना है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनना है ऐसे,
इसलिए इसको CRO बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसके बाद जी यहाँ पर ये आपने याद रखना है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन गन विच कंसिस्ट ऑफ एन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, अ ग्रिड एंड 3 एनोड्स। ये कंस्ट्रक्शन आ गई। द फिलामेंट F हीट्स द कैथोड, फिलामेंट ने कैथोड को हीट करना है, विच इमिट्स इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नहीं, फिलामेंट का काम होता है हीट प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉन निकालना किसका काम है, वो है कैथोड का। तो ये याद रखना, फिलामेंट हीट देता है और कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ओके, द एनोड्स ये क्या करते हैं, विच आर एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये भी अगला इंपॉर्टेंट MCQ आ गया। एक्सेलरेट एज वेल एज फोकस द इलेक्ट्रॉनिक बीम टू फिक्स स्पॉट ऑन द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडमली निकलते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, उसको एक फोकस बीम के अंदर बना के मूव करवाते हैं। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ ग्रिड। फंक्शन ऑफ ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रिड का काम क्या है, ग्रिड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ये विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये बुक पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ग्रिड इज एट नेगेटिव, और इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रिड। इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्साइटेड बाय एनोड एंड दस इट कंट्रोल्स ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइंस हैं, इनको भी आपने देखना है, ठीक है जी। तो ये ग्रिड का फंक्शन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में है हुआ है। फिर उसके बाद जी यहाँ पर एक सवाल आता है ये वाला कि द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्स प्लेट इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय सर्किट बिल्ट इन द CRO, इट इज नोन एज स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास टाइम बेस्ड जनरेटर या स्वीप क्या होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइम बेस्ड जनरेटर बताएंगे ये क्या होता है, तो ये आपने लिख देना है। इट इज आउटपुट इज अ सॉ टूथ वोल्टेज, ये वाली वेव, ये सॉ टूथ है। ये आ सकता है कि आउटपुट, ये MCQ आ सकता है कि भैया आपके पास वो जो टाइम बेस्ड जनरेटर है उसकी वेव फॉर्म किस तरह की होती है, तो आपने कहना जी सॉ टूथ होती है। ओके, उसके बाद ये यहाँ से जो सवाल आता है, ये यहाँ पर है जनाब आपके पास कि आप पैटर्न ऑन स्क्रीन, कि आप स्क्रीन के ऊपर पैटर्न कैसे ले सकते हैं, पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो ये आपने याद रखना है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट तीन बात कि भाई पैटर्न कब स्टेशनरी अपीयर होता है। तो ये देखो, ये MCQ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को दिया भी हुआ है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन स्टेशनरी वेव पैटर्न ऑन CRO। तो देखो, द पैटर्न विल अपीयर स्टेशनरी ओनली इफ द टाइम t is equal to or some multiple of the time of one cycle of voltage on Y plates. It is thus necessary to synchronize the frequency of the time based generator with the frequency of voltage at the Y plates. तो ये जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको बताया। और सवाल क्या है कि हाउ कैन वी गेट स्टेशनरी वेव पैटर्न, कि स्टेशनरी वेव पैटर्न हम कैसे जो हासिल कर सकते हैं। यूजेस ऑफ CRO, ये भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आता है कि व्हाट इज CRO, राइट डाउन इट्स यूजेस। तो CRO उसके यूजेस आपने लिख देने हैं। टॉर्क, ये डेरिवेशन में आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग है, आया भी हुआ एक दफ़ा, अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग, ठीक है। आमतौर पर इसका जो फार्मूला है ये टा इज इक्वल टू, ठीक है, IBA कोज अल्फा, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, टा इज इक्वल टू बीना कोज अल्फा भी इसको हम बोलते हैं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो बीना कोज अल्फा से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी है एक, और इसकी डेरिवेशन। तो ये आमतौर पर मैं डेरिवेशन में देता होता हूँ सवाल, तो बोर्ड में भी डिराइव करना आ सकता है, ठीक है। तो जब डेरिवेशन करो तो बेटा ये डायग्राम लाजमी बनाना, ये डायग्राम भी लाजमी बनाना, ताकि आपको समझ आ सके, आप समझा सको कि भाई ये डेरिवेशन कैसे हुई है। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं करने होते, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है। डायग्राम की सपोर्ट चाहिए होती है, थोड़ी थ्योरी की सपोर्ट चाहिए होती है, फिर टीचर नंबर सही देता है। गैल्वानोमीटर वंस अगेन जी लॉन्ग है, और इसके अंदर कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो होता क्या है, गैल्वानोमीटर डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट। ये करंट मेजर नहीं करता, ये करंट को डिटेक्ट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज सून एज करंट पासेस थ्रू इट, ड्यू टू दिस फोर्स अ टॉर्क एक्ट्स अपॉन द कंडक्टर। ये इसकी आ गई जी वर्किंग प्रिंसिपल के टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप कह लें आप, कैरिंग लूप। ये जी इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, भूलना नहीं।
फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन का डिस्कस हुआ है। फिर यहाँ पर जनाब इसकी वर्किंग एक्सप्लेन हुई है। यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है, ये इसकी वर्किंग एक्सप्लेन है कि किस तरह जो है पहले इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन कपल आता है, फिर उसको अनट्विस्ट करने के लिए एक रिस्टोरिंग कपल चाहिए होता है, नॉन एज रिस्टोरिंग कपल, इसको देख लेना ये। फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपेयर किया, तो यहाँ से ये आपने जो है एक फार्मूला बनाया है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सी ओवर बैन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या शो कर रहा है, ये है जनाब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमने कहा करंट के, और ये जो है इसको बोलते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, ओके। और ये सवाल आता होता है कि व्हाई वी यूज कनकेव शेप्ड पोल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर, के कनकेव शेप पोल्स क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर देख सकते हैं, टू मेक फील रेडियल एंड स्ट्रोंगर, ये इसका जवाब है, ठीक है। ये भी सवाल आया हुआ है। उसके बाद जनाब यहाँ पर ये लैंप स्केल मेथड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, लैंप स्केल मेथड। तो ये सारा लैंप स्केल मेथड है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट ऑफ लाइट ऑफ द स्केल इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना बिलफर्स जब करंट नहीं था तब ये स्पॉट है, जब करंट आया तब ये स्पॉट है, तो ये कितना डिस्टेंस है, हमने कहा ये जो डेल्टा एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। तो ये इसके अंदर मेन कंसेप्ट, ओके। फिर उसके बाद ये भी एमसीक्यू द गैल्वानोमीटर यूज्ड इन स्कूल एंड कॉलेज लैबोरेटरीज इज अ पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। एमसीक्यू आ सकता है, इन दिस टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर द कॉइल इज पिवटेड बिटवीन टू जैवल बेयरिंग्स, ये एमसीक्यू है, टू जैवल बेयरिंग्स, ये भी एमसीक्यू में आता होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का। और उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट पैराग्राफ, अच्छा यहाँ से जो सवाल आते हैं वो मैं लिख दूँ। यहाँ से आएगा सेंसिटिविटी वाला सवाल, ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर अनस्टेबल गैल्वानोमीटर, ये भी सवाल है कि अनस्टेबल गैल्वानोमीटर क्या होता है, जीएम मीन्स गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो अनस्टेबल गैल्वानोमीटर वो होता है कि जब उसके अंदर से करंट जीरो हो जाए लेकिन सुई फिर भी मूव करती रहती है, वो रुकती नहीं है, तो ये अनस्टेबल गैल्वानोमीटर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद है डेड बीट गैल्वानोमीटर। तो डेड बीट गैल्वानोमीटर कौन सा होता है, डेड बीट गैल्वानोमीटर। तो ये आपने याद रखना है कि डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या होता है, इनके दरमियान फर्क आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अनस्टेबल एंड डेड बीट। तो अनस्टेबल मैंने बताया कि एक ऐसा गैल्वानोमीटर कि जिसके अंदर जब करंट जीरो हो जाए तो सुई फिर भी मूव करती रहे, और डेड बीट क्या है कि जैसे ही करंट जीरो हो तो उसकी जो सुई है वो भी रेस्ट पे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। सच गैल्वानोमीटर इन विच द कॉइल कम टू रेस्ट क्विकली, जैसे करंट स्टॉप हो जाए तो इसको बोलते हैं स्टेबल और डेड बीट गैल्वानोमीटर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बोला ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एमीटर शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, इसका रेलेवेंट एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसकी वर्किंग इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ये वर्किंग इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी है यहाँ से। और यहाँ पर याद रखना है कि ये जो आपने रेजिस्टेंस लगानी है इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। जो एमीटर है ये एमसीक्यू में आ सकता है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, सर्किट के सीरीज में, ये भूलना नहीं। फिर उसके बाद जी ये सवाल है कि वाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड केप्ट वेरी लो, एक्सरसाइज का सवाल है, तो इस पैराग्राफ में उसके बारे में लिखा हुआ है, ये आपने देखना है। वोल्ट मीटर क्या होती है, जब एक बहुत हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लग जाए तो अब जो चीज़ बनती है वो वोल्ट मीटर है, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। यहाँ जो बात याद रखनी है कि वोल्ट मीटर ये कनेक्ट होता है पैरेलल के अंदर, ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकता है। फिर इसके ये मैथमेटिकल, ये भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल आता है। फिर ये भी कि भाई इसकी रेजिस्टेंस क्यों हाई होनी चाहिए वोल्ट मीटर की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। ये एग्जांपल है, फार्मूले प्रैक्टिस करने के लिए देख लीजिएगा। ओहम मीटर एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।
क्या होता है कि जब आप एक इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिड मेजरमेंट रेजिस्टेंस, इट कंसिस्ट ऑफ गैल्वानोमीटर एंड एडजस्टेबल रेजिस्टेंस RS एंड अ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। कि अगर एक सेल को और एक वेरिएबल रजिस्टर को सीरीज में लगा दोगे तो अब जो चीज़ बनेगी उसे बोलते हैं ओम मीटर। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 MCQ ये सुननी है बात कि व्हेन R इज इक्वल टू 0 द गैल्वानोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। MCQ है। So the extreme graduation of the usual scale of galvanometer is marked 0 for resistance measurement. When terminal C and D are not joined, no current pass through the galvanometer and its deflection is 0. Thus 0 of the scale is marked as infinity. ये जो लाइन्स है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से MCQ के लिए, ठीक है। ये पास्ट पेपर में आ भी चुके हैं, बाकी इसको देख लीजिएगा, रीडिंग है। एवोमीटर सिंपल, ये जरा थ्योरी वाला टॉपिक ही है, इसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। डिजिटल मल्टीमीटर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको भी रीड कर लेना। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें 5, ये सवाल भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। 6, 7, 8 ये सारे सवाल 12 दफ़ा रिपीट हुए हुए। 9, 11 इसके साथ ये आखिरी 2 में से कोई एक सवाल आप ये समझ लें ये लाजमी आता होता है। फिर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स ये कुल मिला के 10 बनते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल सारे कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर जो ज़्यादातर आए हुए हैं ये 5वां 7वां, मतलब ये 2 न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन बाकी भी करने हैं, यानी कि बाकी नहीं करने, सारे कीजिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर ख़त्म पजीर हुआ। मैं उम्मीद करूँगा कि इस मुख्तसर टाइम में हमने काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपना कीमती फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।